हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की प्रैक्टिस पेपर 6 यूपी ट्रिपल एससी पेट का करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारे क्विक रिवीजन के साथ। तो पहले क्वेश्चन के साथ कि आपको ये मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में, जिसमें काल और घटना दी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए 1527। तो 1527 में क्या हुआ था? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। तो ए का थ्री किस ऑप्शन में है? पहले हम ऑप्शन छांटना शुरू करें। ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट जाएगा। फर्स्ट में नहीं है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। सी में नहीं है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमें एक ही ऑप्शन से पूरा आंसर मिल गया। ठीक है, तो बी का 4। 1556 में अकबर का क्या हुआ था? राज्यरोहण हुआ था। ठीक है, और इनका राज्यरोहण कहाँ पर हुआ था? इनका राज्यरोहण हुआ था कलानौर। कलानौर नामक स्थान पर इनका राज्यरोहण हुआ था। अच्छा, 1579 1579 में क्या हुआ था? मजहर की घोषणा हुई थी 1579 में, जिसका खाका जो है वो शेख मुबारक ने तैयार किया था। ठीक है, 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान जो है औरंगजेब का जो बनारस फरमान है वो 1658 में हुआ था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अब्दुल फैजी या हुसैन सनाई? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर हसन। पूरा नाम क्या था? अमीर हसन देहलवी। ठीक है, ये बलबन की जो बलबन है जिसने रक्त और लौह की नीति चलाई थी, तो ये बलबन के काल में प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध कृति थी, उस प्रसिद्ध कृति का नाम है फवायत उल फवाद। ये इनकी प्रसिद्ध कृति थी। और अमीर हसन देहलवी उच्च कोटि का गजल रचयिता था। इनको अमीर हसन देहलवी भी कहते थे। ये उच्च कोटि के क्या थे? गजल रचयिता थे, अमीर हसन देहलवी। ठीक है, इन्हें भारत का सादी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो विशेषताएं बताई। पहली क्या कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है, और दूसरा कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये दोनों ही विशेषताएं किसके द्वारा दी गई? अमीर हसन देहलवी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल? तो इसमें से चोल जो थे ये त्रिकोणात्मक संघर्ष के क्या हिस्सा नहीं थे, जबकि गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट इन तीनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, और ये जो संघर्ष है ये 200 वर्षों तक चला था, जिसमें अंततः जीत किसकी हुई थी? गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय हुई थी। और ये कहाँ हुआ था? ये 8वीं शताब्दी में हुआ था, और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन तीन बड़ी शक्तियों में संघर्ष छिड़ा था। कहाँ पर? कन्नौज में अधिकार करने के लिए 8वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर, चोल, पांड्य या सातवाहन? तो सिमुक जो है ये सातवाहन वंश की इसने नींव डाली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। सातवाहन वंश की नींव डाली थी कब? 60 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसका जो राज्यकाल था वो लगभग 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक था। ठीक, जो आज सातवाहन वंश आज के आंध्रा जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियां हैं, घाटियों पर कृष्णा नदी घाटियां जहां पर है। ठीक है,
वहां पे जो सिमुक नामक जो व्यक्ति है, इसने सातवाहन वंश की नींव डाली। और ये आंध्र वंश और सातवाहन वंश दोनों नामों से विख्यात था। ठीक है, ये आंध्र वंश और सातवाहन वंश ये दोनों ही नाम से इसको विख्यात हुआ था, इसको ख्याति मिली हुई थी। ठीक है, इसके उपरांत इसके जो भाई हैं कृष्ण, उन्होंने इस पर शासन किया। और जो कृष्ण के पुत्र थे सातकर्णी प्रथम, जो सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली शासक थे। ठीक है, ये इन्होंने ही सातवाहन वंश में शक्ति और सत्ता का मूल संस्थापक जो है, इन्हें ही कहा जाता है, किसे, सातकर्णी। ये क्या था, ये सबसे बड़ी चीज है जो इनमें जानने वाली है कि ये हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का जो एक प्रथा थी, वो यहीं से ही शुरुआत की गई थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में या फिर ललित विस्तार में। तो 16 महाजनपद का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसमें मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कौशल। ठीक है, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, ठीक है, मल्ल, चेदी। इसके अलावा और कौन कौन से थे? वत्स थे, वत्स, कुरु, पांचाल। ठीक है, ये सब महाजनपदों में आते थे। मत्स्य, सूरसेन। मैं तो ये कहूंगी कि 16 जो महाजनपद है, प्लीज इसको अच्छे से रट के जाइएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ये आयोग जरूर पूछता है। ये आयोग के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अवंती और गांधार, गांधार, कंबोजी क्या है, ये 16 महाजनपद हैं। ठीक है, और इनका जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ हुई? 1861 में, 1892 में, 1909 में या 1919 में? तो उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1892 में क्या हुआ था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो पद्धति है वो आरंभ हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसी के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए एक गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन जो कि अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या शाहनवाज खां? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह। मोहन सिंह जो थे ये प्रथम सेनापति थे। इसके गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह जो हैं और ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फुचिहारा आदि, ये सब इनका सबका सहयोग था आजाद हिंद फौज को बनाने में। ठीक है, इन्होंने सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन को औपचारिक रूप से जो है गठन किया था, और जो कैप्टन मोहन थे इनको प्रथम सेनापति बनाया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया होम रूल, पूर्ण स्वराज और निवेशित स्वशासन प्रशासन में भारतीयों की सही भागीदारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, जो कि जवाहरलाल नेहरू लाहौर, इस टाइम पे जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इन्होंने ही हाथ में झंडा उठा के पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और उस टाइम पे जो लाहौर था वो पंजाब की तत्कालिक राजधानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी?
तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि इसकी जो स्थापना है, ठीक है, 1924 में सबसे पहले जो सचिंद्र नाथ सान्याल थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, इनके द्वारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ से? कानपुर में। ठीक है, और फिर 1928 में इसका नाम बदल दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करा गया था, जिसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को हुई थी। और कहाँ से की गई थी? ये दिल्ली से, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दिल्ली के फिरोजाबाद कोटला मैदान में। और ये क्या था? ये क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य क्या था कि समाजवाद की स्थापना करना। इसमें वो सब लोग बहुमत के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते थे। ठीक है, और HSRA के अन्य नेताओं में उत्तर प्रदेश के विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, और पंजाब के भगत सिंह, और भगवती चरण बोहरा, और कौन थे? सुखदेव। ठीक है, ये सदस्य थे। और इसकी स्थापना HSRA इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था अमरावती में, बेलगांव में, कराची में या नागपुर में? तो 1924 में गांधी जी द्वारा बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा संपन्न किया गया था, और ये इसमें अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। नेक्स्ट, आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया गया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा या मैक्सिको को? तो जो आंग्ल अमेरिकन संस्कृति, इसमें केवल 2 देशों को शामिल किया गया। वो कौन कौन से थे? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर या USA? उत्तर हो जाएगा USA। ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर टॉर्नेडो की जो उत्पत्ति है वो विश्व के किसी भी भाग में हो सकती है, लेकिन जो USA का भाग है, ये टॉर्नेडो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग रीजन है। ब्रीडिंग रीजन मतलब प्रजनन प्रदेश है। ठीक है, प्रजनन प्रदेश है। और USA के 40 डिग्री अक्षांश दक्षिण और रॉकीज पर्वत के पूर्व में स्थित बृहद क्षेत्र में टॉर्नेडो का क्या होता है? विकास होता है। और ये कब कब होता है? ये अप्रैल से सितंबर के बीच में इसके लिए सबसे अनुकूल स्थिति होती है। ठीक है, ग्रेट प्लेन्स, जिसे बृहद मैदान भी कहते हैं, में टॉर्नेडो की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तमिलनाडु का पूर्वी तट, लद्दाख का पूगा घाटी, मणिकरण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में जो है भूतापीय शक्ति उत्पादन की नहीं है, जबकि लद्दाख, मणिकरण क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में, और महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट, यहाँ तीनों ही भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी या महानदी घाटी? इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी में जो है 2/3 हिस्सा पाया जाता है। दामोदर जो घाटी है, दामोदर घाटी और दामोदर जो नदी है, ये कहाँ से? बिहार से और पश्चिम बंगाल से होते हुए निकलती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के एरिया में दामोदर घाटी पड़ती है। तो दामोदर घाटी में जो कोयला उत्पादन के क्षेत्र उनमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है रानीखेत,
सॉरी, रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, बोकारो है, इसके अलावा करणपुरा। और इन सब के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका कोयले का उत्खनन क्षेत्र रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, कानपुरा, ठीक है, दामोदर घाटी के में किया जाता है। दामोदर का जो एरिया है ये बताया था मैंने, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ठीक है। झारखंड का जो एरिया है इसी में ही पाया जाता है रानीगंज, झरिया, गिरिडीह और बोकारो, कानपुरा, ठीक है। नेक्स्ट है इरडा नियमित करती है बैंकिंग कंपनियों को, बीमा कंपनियों को, फुटकर व्यापार या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इरडा है, इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इरडा का फुल फॉर्म, ये तो हिंदी में था, इंग्लिश में क्या होगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी, ठीक है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कब आया था? ये 1999 में यह एक्ट आया था, ठीक है। 1999 में ये एक्ट आया था और मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर ही ये एक्ट आया था। और 19 अप्रैल 2000 को एन रंगाचारी की अध्यक्षता में इसका प्राधिकरण किया गया था। देश में बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए गठित ये प्राधिकरण किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है? वैसे तो सबसे ज्यादा साक्षरता की बात की जाए तो वो केरल में पाई जाती है 94.0%। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन में आए, अगर ऑप्शन में केरल है तो केरल आंसर होगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन आपके ऐसे दिए हुए हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा मणिपुर, जिसकी साक्षरता 79.85% है, ठीक है। उसके बाद पंजाब आएगा, पंजाब 76.68%, फिर असम 72.2% और उसके बाद एमपी 69.3%। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है? केरल में 94% और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? बिहार में 61.8%, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सूची मिलानी है। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसका गठन कब हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 2001 में, ठीक है। तो किसमें है? ए का 4 किसमें? ए का 4 इसमें है, इसके अलावा और किसी में? किसी ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू हुई, रोजगार गारंटी योजना 1993 में और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला, उर्वरक संयंत्र, कालीन उद्योग या एल्यूमिनियम उत्पादन। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, ये इसके सामने थे, ये मिस्टेक हो गई है। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, मथुरा, लखनऊ, भदोई और सोनभद्र। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत है। तो उत्तर प्रदेश में जो उर्वरक संयंत्र है वो गोरखपुर, ठीक है, उर्वरक संयंत्र ये गोरखपुर में है, ना कि लखनऊ में। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी तेल शोधनशाला मथुरा में है,
कालीन उद्योग ये भदोही में है और एल्युमिनियम उत्पादन ये सोनभद्र के अंतर्गत है। ठीक, नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचम या छठी पंचवर्षीय योजना? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ये 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, और सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता के मूल उद्देश्यों वाली इस योजना में अपनाए गए 3 अंक थे। वो कौन कौन से थे? कि समष्टि भावी मॉडल यानी कि विनियोग स्तर के अनुमान हेतु, और आगम निर्गम मॉडल, जबकि उपयोग मॉडल, ये 3 मॉडल अपनाए गए थे। पहला कौन सा है? समष्टि भावी मॉडल। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर आप आयोग डीपली पूछ लेता है तो उस जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ, आगत निर्गत मॉडल, और थर्ड है उपयोग मॉडल। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? एचडीएफसी बैंक, एक्सिम बैंक, नाबार्ड या बंधन बैंक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड जो है ये बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है ये कब हुई थी? नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए एक सर्वोच्च, ठीक है, वित्त पोषण एजेंसी के रूप में कार्य करता है नाबार्ड। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9A जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, जबकि भाग 9 ये ग्राम पंचायत, ठीक है, सॉरी ये पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा जो ऑप्शन में है 6 ये संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, भाग 6। ठीक, भाग 7 इसमें पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य हैं। ठीक, और भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम जो है इसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, जबकि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय? वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, और उड़ीसा में उच्च न्यायालय कब बना था? 1948 में, और सिक्किम उच्च न्यायालय 1975, जबकि हिमाचल उच्च न्यायालय 1971 में बना था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से ही मिलकर क्या बनी है? संसद बनी है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान है
और इसमें ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, जो राष्ट्रपति है ये संसद का भाग है, जैसे कि इंग्लैंड में इंग्लैंड के सम्राट, उसी तरह से राष्ट्रपति भी संसद का भाग है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन का सदस्य जो है नहीं होता है। ठीक, और एक और लास्ट चीज कि वह संसद के जो सत्र को है आहूत करता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, कौन, राष्ट्रपति। और वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित सभी विधेयकों पर अनुमति भी राष्ट्रपति ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मूल कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक नया भाग कौन सा बना, नया भाग बना फोर्थ में क। ठीक है, फोर्थ में क को जोड़ा गया और अनुच्छेद आर्टिकल की बात की जाए तो उसमें 51 में का को जोड़ा गया। ठीक, और इसमें मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध है, तो मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 है। ठीक है, याद रहेगा, जिसमें सबसे लास्ट में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा था। और इसके अंतर्गत क्या था कि 6 से 14 साल के वर्ष तक की जो आयु के बालक हैं या बालिका, ठीक है, इनके माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वो बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति, ये हम बता चुके हैं कि पंचायत में त्रिस्तरीय समिति लाने से संबंधित है। ठीक है, तो आयंगर समिति जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, आर्टिकल 370 विशेष दर्जा दिलाने से संबंधित है। और ठक्कर समिति किस लिए बनाई गई थी? ठक्कर समिति इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच से संबंधित जो था, इसकी सिफारिश पेश की गई थी और ठक्कर आयोग बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी या फिर छठी अनुसूची? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची कुछ पदों के लिए शपथ, ठीक है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची बता दिया मैंने आपको, राज्यसभा के स्थानों से आवंटन। पांचवी अनुसूची ST के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। पांचवी अनुसूची SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण। जबकि छठी अनुसूची ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में इसमें छठी अनुसूची में उपबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है? फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या सोडियम 24? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया,
ठीक है, रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया के रोग के लिए चिकित्सा के लिए किया जाता है। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, कैंसर की चिकित्सा हेतु इरिडियम 192 और गोल्ड 92 का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादन अंग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय से होता है। ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज भी कहते हैं इसको, ये अंतःस्रावी भाग है। ठीक है, जो लैगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन्स है, जंतु हार्मोन्स है। ठीक है, रासायनिक संरचना दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है और इसकी रचना जो है 51 एमिनो अम्ल से होती है। 51 एमिनो अम्ल से इसकी क्या होती है? रचना होती है। ठीक है, और ये शरीर में ग्लूकोज का उपापचयन को नियंत्रित करता है। अच्छा, नेक्स्ट है, हरित गृह प्रवाह क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि या नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक ताप में वृद्धि से है। ठीक है, इसको हरित गृह प्रवाह भी कहा जाता है। इसकी संकल्पना कब आई थी? इसकी संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दी थी। ठीक है, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है? यह एक मतलब नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में जो गैस मौजूद होती हैं, ठीक है, उस ग्रह के वातावरण के ताप में वृद्धि करने में मदद करती है। जो कुछ गैसें होती हैं उसके वातावरण में, वो क्या करती हैं? ताप में वृद्धि करने में मदद करती हैं। और पृथ्वी में जो वायुमंडल है, जो पाई जाने वाली प्रमुख कौन कौन सी गैस है? वो है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, और नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या टार्टेरिक अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल सिरका का रासायनिक नाम होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, और इसमें जो है 6 to 10% जलीय विलयन होता है। और सिरके का यूज क्या होता है? सिरके का यूज खाने के रूप में किया जाता है और ये स्वाद में कैसा होता है? ये खट्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर पीला प्रकाश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नीला प्रकाश। ठीक है, नीला प्रकाश में क्या होता है? इसकी जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम होती है, लेकिन किसकी ज्यादा होती है? तो लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है, जबकि नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वो अधिकतम होती है। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग जाना, 9 2 11 हो जाना। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पृथ्वी का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, जबकि जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? प्रेम और सौंदर्य का कवि। प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है?
जयशंकर प्रसाद को, ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी को छायावाद का शलाका पुरुष, शलाका पुरुष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद, व्यंजन, स्वर्ण या संधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संधि। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 तरह की होती है। कौन कौन सी? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और गुण संधि, ठीक है। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेक काम हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शेष जो हैं वो अशुद्ध हैं, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हाँ में बिंदी होगी, ठीक है। तो यहाँ नहीं है तो ये गलत हो गया। अनेकों, अनेक अपने आप में जो होता है ये प्लूरल होता है, ठीक है, अपने आप में। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसमें भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब अनेक की बात हो रही होती है इसका मतलब बहुत सारे लोगों की बात, बहुत सारे काम या फिर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि या आत्मकथा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ठीक, CARI केरी, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में है, ठीक है। बरेली के पास इज्जत नगर में स्थित है और इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विषयों पर शोध किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है, ठीक है। और थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को होता है, थल सेना दिवस, ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी या कथक। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक है, ठीक है। कथक का जो नृत्य रूप है वो 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर और तालबद्ध पदचाप और विहंगम चक्कर द्वारा किया जाता है, ठीक है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है, जबकि कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी और साइनाइड, ठीक है। खतरनाक कवचों में 2 रासायनिक पदार्थ जिसमें से मरकरी, जिसको Hg भी कहते हैं, मरकरी और साइनाइड का जो प्रभाव है इससे क्या होता है? इससे मृत्यु भी हो सकती है।
ठीक है। मरकरी पानी में जो घुलकर क्या करती है, मिथाइल मरकरी बनाती है, मिथाइल मरकरी बनाती है, ठीक है। और यह पारा जो है वो वाष्प में घुलकर फिर सांस लेने में परेशानी करता है, और थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि बनाने में पारे का प्रयोग होता है, ठीक है। जो पारा है इसका प्रयोग कहाँ होता है, थर्मामीटर और बैरोमीटर बनाने में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये संयुक्त राज्य संघ की सरकारी भाषाएं हैं, ठीक है। 4 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जिस और यहीं पर क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। किनके द्वारा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनके द्वारा यूनाइटेड नेशन नाम जो दिया गया था। और फिर 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, इन्हीं सदस्य राष्ट्रों की स्वीकृति हो जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका चार्टर लागू हो गया था। और इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और अरबी और स्पेनिश है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 90 सेकेंड, 180 सेकेंड, 340 सेकेंड या 500 सेकेंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 सेकेंड। और मिनट में बात की जाए तो 8 मिनट कुछ सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट कुछ सेकेंड है जब सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं। नेक्स्ट है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500, ठीक है। और विधानसभा की जो संरचना, इसका वर्णन आर्टिकल 170 में किया गया है। और विधानसभा के जो सदस्य हैं राज्य के लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष मतदाता द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव किया जाता है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था, एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कॉर्बुजियर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन लुटियंस, ठीक है। पहले भारत की राजधानी क्या थी, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, ठीक है। और जब वहाँ हर दिन बम फटना और अंग्रेजों का जब जीना हराम हो गया, तब उन्होंने क्या करा कि भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी है, स्थानांतरित कर दी। वो कब की, 1911 में, ठीक है। और इसकी मतलब राजधानी है उसमें राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था। इसीलिए अंग्रेज जो डिजाइनर थे सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, ठीक है, इनको ये काम सौंपा गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट पार्क को मंजूरी दी, उत्तर प्रदेश, माधवीपुरी बुच लद्दाख, उत्तर प्रदेश, ठीक है, लद्दाख या दिल्ली। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा कि दिल्ली सरकार ने भारत में पहला ई वेस्ट पार्क को क्या किया, मंजूरी दी। इसमें क्या क्या होना था कि कचरे का निस्तारण होगा, पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग होगी, ठीक है, और वैज्ञानिक तरीके से इसको किया जाएगा। इसको ये कितने एरिया में बना है, ये 20 एकड़ में बना है। और इस पार्क में बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, पीसी, ठीक है, इन सब ये जो द्वितीय उत्पाद है इनकी बिक्री का बाजार भी इसके अंतर्गत बनाया जाएगा।
नेक्स्ट है कि 3 साल की अवधि के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो माधवीपुरी बुच। इस माधवीपुरी बुच को माधवीपुरी बुच इनको 3 साल के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय कोड। ठीक है, ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष है और इसका सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो मुंबई में है, याद रहेगा। यूक्रेन ने भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन समुद्र, ऑपरेशन कम सून, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन कम बैंड? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। जो भारत सरकार ने क्या किया था, यूक्रेन में जो मेडिकल के छात्र थे, मेडिकल की पढ़ाई जो छात्र कर रहे थे और जो वहाँ नागरिक थे, ठीक है, उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया? चेन्नई, कोचीन, दिल्ली या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दुनिया का पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, और कोचीन एयरपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े पर्यावरण सम्मान यानी कि चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है, इससे इस अवार्ड से नवाजा गया है। उत्तर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? रजत शर्मा, प्रवीण त्रिपाठी, राकेश शर्मा या भूषण पटवर्धन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भूषण पटवर्धन। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष चुना। ठीक है, और जो ये प्रोफेसर जगदीश कुमार है, ठीक है, प्रोफेसर जगदीश कुमार ये यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद यह पद खाली हो गया, क्योंकि जो प्रोफेसर जगदीश कुमार थे ये पहले इसी पद पर थे और फिर यूजीसी अध्यक्ष होने के बाद इस पद पर भूषण पटवर्धन को नियुक्त किया गया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? स्टीफन ब्रेयर्स, रिकी हैरिस, जैमी जैक्सन या केतनजी ब्राउन जैक्सन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीनेट ने जज केतनजी ब्राउन जैक्सन की पुष्टि के लिए 53 में से 47 वोट दिए। ठीक है, इनको कितने वोट मिले? 47, टोटल 53 में से इनको 47 वोट दिए, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जो है अमेरिका में नियुक्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई? लखनऊ, चेन्नई, भोपाल या फिर पुणे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। ठीक है, सड़क पर चलने वाले जो जानवर हैं इनके लिए एम्बुलेंस चेन्नई जो तमिलनाडु में है वहां से शुरू की गई है। और इसकी शुरुआत किसने की है? ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन यानी कि 4 पाव के सहयोग से शुरू किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कौन है? डॉक्टर अनीता सुमन। ठीक है, उन्होंने इस एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज मैन मेडल से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बन गया? दीपक धर, राकेश शर्मा, रंजीत सिंह डिसाले या आनंद कुमार? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो दीपक धर है इन्हें 2022 में
बोल्ट्जमैन पदक के लिए चुना गया। ठीक है, ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं, ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है? अनु जलोटा, अनु मलिक, अलका कुमारी या मिथिलेश तिवारी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी हैं। ये किताब कैप्टन एडी माने की जीवन यात्रा के बारे में है कि कैसे उन्होंने मतलब अपने करियर को ग्राफ में शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो कैप्टन जो एडी माने के परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित हुए? भारत, वियतनाम, मालदीव या फिर चीन? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम में। वियतनाम में 12 से 23 मई के बीच, 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित हुआ। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन था। और इन खेलों में क्या था? इन खेलों में आयोजन देश जो है वियतनाम सर्वाधिक पदक जीतकर पद तालिका में शीर्ष नंबर पर भी था, ये नंबर 1 पे था। ठीक है, जबकि 32वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा? 32वां होगा कंबोडिया में। ठीक है, और कंबोडिया की राजधानी नाम पेन, यहाँ पर 2023 का एशियाई खेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं विकास मंत्रालय। ठीक है, द्वारा निमहंस बेंगलुरु के सहयोग से, इसको निमहंस भी कहते हैं, निमहंस बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई और ये पूरे भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई। भारतीय वायुसेना IAF, ठीक है, द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जैसलमेर, नैनीताल, पिथौरागढ़ या हमीरपुर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे बड़ा जो युद्ध अभ्यास, ठीक है, वायु शक्ति 2022, ये कब हुआ? ये 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण स्थित यांगन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। ठीक है, और इस युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है, तो थैंक यू क्लास, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन था, फटाफट किया था। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको मिलेगी ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ आप GS से रिलेटेड। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।